सो हे बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 10th। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है 15 फरवरी 2023 से बोर्ड एग्जाम इस साल होने को है और साइंस का पेपर आई थिंक 4 मार्च के आसपास है। ठीक है, देखा जाए तो मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। डिटेल में बात करें, चाहे वन शॉट वीडियो की बात करें, हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो या डिटेलिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यूज की वीडियोस मिल जाएंगे और असर्शन रीजनिंग और ये जो कुछ क्वेश्चंस है उसकी जस्ट शॉर्ट वीडियोस जल्दी हम लेकर आने ही वाले हैं। कुछ बच्चों का कमेंट मुझे मिल रहा था, सर एक क्विक रिवीजन करा दिया जाए सारे चैप्टर्स का। तो यार मैं लेकर आया हूं आपको 15 मिनट का एक क्विक रिवीजन। ठीक है, मैं कोशिश करने जा रहा हूं 15 मिनट में हर चैप्टर को एक्सप्लेन करने का विथ ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, इसके लिए हमने काफी मेहनत करके एक माइंड मैप रेडी किया है। ये माइंड मैप मैंने सारे चैप्टर्स का साइंस का रेडी किया है और अपनी वेबसाइट पे ये ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहो तो वहां से परचेस कर सकते हो। माइंड मैप की क्वालिटी कैसा है आपको इस वीडियो के बाद समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपनी ये जो 15 मिनट की सीरीज है इसको स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो यार पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। वैसे तो देखा जाए तो डिटेलिंग में अगर हम पढ़ने जाएंगे तो ये चैप्टर काफी लेंदी होती है, बट आज हम इस चैप्टर का 15 मिनट में पूरा बैंड बजाने वाले हैं। तो बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ यार, केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मैं ये जूम करके कुछ चीजें दिखाता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है भाई? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक कंपोनेंट, एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल ए है, दूसरा मॉलिक्यूल बी है, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करके कुछ नया ही बना देगा, यही तो होता है केमिकल रिएक्शन, है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल सही है ना? अब देखो नाउ, अब आपको देखना है दिस आर द फॉलोइंग चेंजेस। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, है ना भाई? जब भी देखते हैं ए और बी कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं तो काफी सारी चीजें देखने को मिलता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं भाई? तो आप देख सकते हो, स्टेट चेंज होता हुआ दिखता है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। कलर चेंज हो जाता है, गैसेस इवोल्यूशन होता है और टेम्परेचर चेंज होता हुआ भी दिखता है। काफी सारे हमारे पास एग्जांपल्स है, डिटेलिंग वीडियो में हमने एक एक करके डिस्कस किया था। अभी एक बेसिक चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेंज इन स्टेट का एक इक्वेशन लिख के दिखाइए, चेंज इन कलर को लेके एक इक्वेशन लिख के दिखाइए। तो ये सारे जो चार के चार जो चेंजेस होता है जब भी दो रिएक्शंस होते हैं, इनके सारे जो केमिकल फॉर्मूलाज है ना, उसको आपको जरूर देख के रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां पे देखो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे दिखाता हूं। जैसे ये देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो बनता है क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना? पाउडर फॉर्म में होता है ना? मेटल ऑक्साइड है तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, अब देखो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। अब भाई केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके इक्वेशंस भी होंगे। वो इक्वेशंस जैसे यहां पे लिखा हुआ है A + B गिव्स C। अब यहां पे A + B गिव्स C इज द जनरल इक्वेशंस, बट हमको पता है, अभी आपने एक इक्वेशन देखा, जैसे ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, ऑक्सीजन O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो ये क्या है? यही तो केमिकल इक्वेशंस हैं जिनको हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में लिखते हैं ताकि कोई भी समझ पाए इसको। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना, आप देखो ध्यान से, दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो रिएक्टेंट साइड और जो प्रोडक्ट साइड है ना, उसके नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करें या मास की बात करें, सब बराबर होंगे। मतलब A + B इज द रिएक्टेंट और जो C बन रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीजें, एटम्स की बात कर लो, मॉलिक्यूल्स की बात कर लो या उसकी मास की बात कर लो, वो बराबर होगा RHS के प्रोडक्ट साइड से। यही तो होता है। अगर ऐसा है तो हम उस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वहीं पे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो सेम इसी का उल्टा, अगर LHS और RHS इक्वल नहीं है, रिएक्टेंट में जो मास है, रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस है उसका जो मास है वो RHS प्रोडक्ट के मास से मैच नहीं हो रहा है, देन ऐसे केसेस में हम ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, अब बैलेंस इक्वेशन ना कुछ लॉस को फॉलो करता है। जितने भी बैलेंस इक्वेशंस होते हैं ना, कुछ लॉस को फॉलो करता है। पहला है फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर हम A और B को मिलाए हैं, 2 ग्राम A लिए 2 ग्राम B लिए, तो टोटल 4 ग्राम ही तो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ना।
बट रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, थोड़ा बहुत लॉस होता है, बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम मानते हैं कि इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। नंबर ऑफ एटम रिमेन सेम ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। एलिमेंट विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बैलेंस फर्स्ट। ठीक है, जब भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं इस चीज का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वाले जो एलिमेंट्स होंगे ना उनको पहले आपको बैलेंस करना रहेगा। ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ बैलेंस, आपको रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट वाले को भी बैलेंस करना होगा, तभी तो पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस होगा। ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट रिटन एज, जितने भी फिजिकल स्टेट है, जैसे आपने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम कैसा लिया? सॉलिड स्टेट में लिया, तो उसके आगे छोटा सा सॉलिड एस लिख देना होता है। ठीक है। गैसेस वाला कोई सब्सटेंस है उसके आगे जी लिख दीजिए, कोई लिक्विड है तो एल लिख दीजिए। एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी में मिलाकर अगर आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है तो उसके आगे AQ लिख देना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो आपको जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो ना उसमें बताना पड़ता है। रिएक्शन विथ टेम्परेचर यूज सिंबल डेल्टा, डेल्टा का सिंबल आपको यूज करना होगा। कहां पे? वैसे आपने A और B को रिएक्शन कराना है तो A और B तभी आपस में रिएक्ट करेगा जब उसमें कहीं से आप हीट दोगे। तो अगर आप एक्सटर्नल हीट दे रहे हो तो आपको केमिकल इक्वेशन में दिखाना होगा ना कि भाई हमने हीट दिया तब ये रिएक्शन हुआ। तो हीट इस केस में आप डेल्टा दिखा दो या जो भी टेम्परेचर आपने दिया 20 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस वो लिख दो। ठीक है। इफ यू ऐड कैटलिस्ट इन रिएक्शन देन शो देयर फॉर्मूला, और अगर कैटलिस्ट आप ऐड कर रहे हो किसी रिएक्शन को करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो तो उस कैटलिस्ट का नाम लिख देना है। जो गिब्स वाली साइन होती है ना उसके ऊपर आपको उस कैटलिस्ट का नाम लिख देना है। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। जैसे A और B जनरली अगर रिएक्ट करेगा तो उसको 3 दिन लग रहा है, अगर उसमें कोई कैटलिस्ट आप डाल दोगे तो A और B हो सकता है 1 घंटे में रिएक्ट कर जाए और आपका प्रोडक्ट बन जाए। यही होता है कैटलिस्ट। क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करें तो देखो कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अभी हमने देखा कि केमिकल बैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशंस। ठीक है। केमिकल इक्वेशंस जब भी लिखते हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जरा देखो क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब यहां पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं आपको यहां पे। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट निकले, ए और बी को हमने मिलाया उससे हीट निकल रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। जैसे मीथेन को, CH4 को जब ऑक्सीजन से मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा बहुत वाटर और हीट निकलेगा, LPG सिलेंडर लाइक होना है ना। ओके, ये हो गया एक्सोथर्मिक। सेकेंड है एंडोथर्मिक। ओके, नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अगर आप चाहते हो और ए और बी आपस में रिएक्ट करें तो आपको कहीं ना कहीं से हीट देना होगा। मतलब दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब और आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर तोड़ना चाहते हो आप ना तो उसको हीट देना होगा, हीट दोगे तो ही कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदलेगा। ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं, और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब जरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देख लो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एक A और B मिलकर C बन जाना, A और B दोनों कंबाइन होकर C बन जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आर द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक कंपाउंड को तोड़ देना, दो या दो से ज्यादा टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है। विच इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में उसको ब्रेक डाउन कर देना। जैसे यहां पे देखो, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो वो जो सिल्वर क्लोराइड है वो टूट जाएगा सिल्वर प्लस क्लोराइड में। इसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोज हो जाना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना वो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। जैसे यहां पे देखो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यहां पे देखो कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है ना और यहां आयरन, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन ने क्या किया? कॉपर को हटा दिया। यहां पे देखो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा अकेला हो गया। इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखो, लीड प्लस कॉपर क्लोराइड, यहां भी लीड मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो लीड ने कॉपर को हटा दिया, उसकी जगह पे आ गया लीड क्लोराइड और कॉपर बन गया। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? अभी देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में जो जैसे सोडियम सल्फेट है, ठीक है, और यहां बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट के साथ चला गया, सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया। देखो इधर बन गया बेरियम सल्फेट
और सोडियम क्लोराइड आपस में एक्सचेंज कर लेना, है ना। इसके एलिमेंट्स, इसके एटम को इसको दे देना, इसके एटम को खुद को ले लेना, ऐसे को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। रिएक्शन इन विच कैटायन एंड एनायन इन द रिएक्टेंट स्विच द प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। यहां देख सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, यही होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में या किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा या उससे हाइड्रोजन का निकल जाना, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। वही रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना, इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी देखो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना तो उससे कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके कुछ इफेक्ट भी देखने को मिलता है। 2 इफेक्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, एक होता है कोरोजन हो सकता है, दूसरा रेंसिडिटी भी हम लोग को देखने को मिलता है। कोरोजन क्या है यार, देखो ध्यान से, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। कोरोजन यानी जंग लगना, जब मेटल्स एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड हो जाता है, एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर और अलग अलग जो एलिमेंट्स उससे कंबाइन होके उस मेटल को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। और अगर बाकी सारे मेटल के साथ अगर ये चीज हो रहा है तो उसको कोरोजन कहेंगे, और आयरन के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है उसको रस्टिंग कहेंगे। देखो रस्टिंग का मतलब आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। अब रेंसिडिटी क्या होता है यार, तो व्हेन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल अकर्स, दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। जैसे ऐसे फूड्स जिसके अंदर बहुत ज्यादा फैट या ऑयल होते हैं, ठीक है, वो अगर उनको खुले में छोड़ दोगे तो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड होकर क्या होंगे, ऑक्सीडेशन होने लगेगा, उनके जो फैट्स और जो ऑयल है ना वो ऑक्सीडाइज होने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके खाने का जो टेस्ट है वो बहुत गंदा हो जाएगा, सड़ने लगेगा, ठीक है। जैसे एप्पल को देखो, एप्पल को हम कट कर देते हैं, थोड़ी देर रखते हैं तो एप्पल ब्राउन ब्राउन होने लगता है, कट करने के बाद देखते हैं तो क्यों, क्योंकि एप्पल के अंदर ऑयल और फैट दोनों है, वो एटमॉस्फेयर से जैसे एक्सपोज्ड हुआ उसके सरफेस क्या होने लगे, ऑक्सीडाइज होने लगे, जिसकी वजह से क्या होने लगा, उसमें एसिडिक कैरेक्टर आने लगा, यानी फूड अब खराब होने लगा, ठीक है। तो इसको बचाए कैसे, रेंसिडिटी, फूड को सड़ने से बचाना है तो बचाए कैसे, तो स्टोर कुकिंग ऑयल फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, है ना, सनलाइट में रखा जाए। फूड शुड बी प्लेस्ड एट लो टेम्परेचर, जो खाना वगैरह है उसको फ्रिज में रखिए, लो टेम्परेचर पर रखिए। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ऐड कीजिए अपने फूड में। यार जैसे कुरकुरे वगैरह की आता है उसके अंदर देखते हो हवा भरा रहता है, हवा नहीं, नाइट्रोजन गैस या आर्गन वगैरह भर के रखते हैं, इसलिए ताकि वो ऑक्सीजन से कट ऑफ रहे, डायरेक्ट रिलेट ना कर पाए, नहीं तो वो फैट होता है उसके अंदर, वो सब तो खराब हो जाएंगे। तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए ये कुछ मेथड्स हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये था यार हमारे चैप्टर 1 के 15 मिनट शॉर्ट वीडियो। आई होप आप इंजॉय किए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर में डिटेलिंग चाहिए तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया गया है मेरे थ्रू। आई होप आप इंजॉय किए होंगे। अगर आपको माइंड मैप या हमारे साइंस से रिलेटेड और भी कोई बुक्स वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पहली लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।